हेलो एवरीवन, मैं हूं नैना और आप सभी का स्वागत है हमारी आज की क्लास में। सो डियर लर्नर्स, क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। आप में से जितने भी लर्नर्स ने अभी साईं बाबा एजुटेक का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट और फ्री वीडियोस, फ्री क्विजेस, फ्री ई बुक्स, फ्री क्लासेस वहाँ पे उपलब्ध हैं। तो आप वहाँ जाइए और अपने जो भी आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को एक अच्छी दिशा दीजिए। ठीक है, सारे मॉक टेस्ट आपको वहाँ पे उपलब्ध मिलेंगे। कोई भी डाउट अगर आपको आता है एग्जाम से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन कोई डाउटफुल है तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी हमसे उस डाउट को क्लियर कर सकते हो। ये साईं बाबा एजुटेक टीम का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर के माध्यम से आप हमसे किसी भी तरह का कोई भी अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपको डाउट आता है तो वो डाउट भी आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए डियर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। और आज की क्लास जो है डियर वो ऑन डिमांड है। क्यों है ऑन डिमांड? क्योंकि आप ही में से कई सारे लर्नर्स की ये इच्छा थी कि जनरल साइंस पर एक प्रैक्टिस सेशन लगा दिया जाए कि हम इस चीज़ से प्रैक्टिस कर पाएं कि हम लोग जनरल साइंस की जो प्रिपरेशन हमारी वो कितनी अच्छी चल रही है। ठीक है, तो डियर आने वाले परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए जनरल साइंस की एक सीरीज रेडी करी है और ये भी एक तरीके से डियर आपकी रिविजनल सीरीज है जिसमें आप पूरा रिवाइज करेंगे। और ये क्वेश्चन डियर हर लेवल के रहेंगे आपके, इजी भी हैं, मॉडरेट भी हैं, एडवांस भी हैं। तो मेक श्योर डियर कि आप ये पूरा सेशन देखिएगा और इसकी जितनी भी सीरीजेज आएंगी आप वो भी देखिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन डियर हमें मिलता है कि कार्य का मात्रक क्या है। ठीक है, तो डियर आपको हमें यहाँ पर यूनिट ऑफ वर्क यानी कि कार्य का यूनिट बताना है, कार्य का मात्रक बताना है। और ये जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं डियर, जैसे कि जूल दिया है, न्यूटन दिया है, वॉट दिया और डायन दिया गया है। तो कार्य को या फिर ऊर्जा को काय में मापा जाता है? जूल में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर। प्रकाश वर्ष। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि जो प्रकाश वर्ष है डियर वो किसका मात्रक है। ठीक है, यानी कि जो लाइट यूनिट है आपकी डियर, ठीक है, जो लाइट ईयर है डियर वो किसका यूनिट है। तो जो अपना डियर प्रकाश वर्ष होता है, जो अपना लाइट ईयर होता है, उसको अपन किसका मात्रक कहते हैं डियर? दूरी का। ठीक है, जो डिस्टेंस होती है उसको हम प्रकाश वर्ष में ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर। आपसे पूछा गया है कि ये जो 4 ऑप्शंस लिखे गए हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मास और वेट, यानी कि वेग, त्वरण, द्रव्यमान और भार, इनमें से कौन सी मात्रा जो होती है डियर वो जड़त्व यानी कि इनर्शिया का माप है। तो इनमें से डियर जो 4 ऑप्शंस हैं, तो इनमें से जो आपका द्रव्यमान है डियर वो किसका माप कहलाता है? जड़त्व यानी इनर्शिया का माप कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप चाहो तो साईं बाबा एजुटेक की एप्लीकेशन पे जाके फ्री मॉक टेस्ट लगा सकते हो। वहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज सारे मॉक टेस्ट वहां पे फ्री उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है। डियर ये 4 ऑप्शन हैं जिसमें से चौथा ऑप्शन तो नन ऑफ द अबव है। तो जो ABC है इनमें से आप ये बताओ कि ऐसी कौन सी यूनिट है जिससे हम टाइम को मेजर नहीं करते, यानी कि कौन सा ऐसा है इन तीनों में से जो समय का मात्रक नहीं है। तो डियर अधिवर्ष, चंद्रमाह, प्रकाश वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही हमने आपको बताया था कि जो प्रकाश वर्ष होता है डियर वो दूरी का मात्रक होता है। तो यहाँ पे समय का मात्रक कौन सा नहीं है? प्रकाश वर्ष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो दूरी का होता है। ठीक है, अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का। तो जब वो दूरी का मात्रक है डियर तो वो समय का मात्रक तो हो ही नहीं सकता। तो अपना आंसर कौन सा जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो डियर, पार्सेक किसकी यूनिट होती है? तो पार्सेक के लिए 4 ऑप्शन है अपने पास। तो पार्सेक किसकी यूनिट होती है डियर? दूरी की। तो डिस्टेंस यानी कि दूरी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और मोस्टली आपको पेपर में इसी में से देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर। यहाँ पे कुछ मैचिंग्स दी हुई हैं, कुछ जोड़ियां बना के दी गई हैं और एक कोई ऐसी जोड़ी है डियर जो बिल्कुल गलत मैच करी गई है, जो गलत मेल करी गई है। तो आपको ये बतानी है कि एक कौन सी है जो सुमेलित यानी कि जो डियर करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 ऑप्शंस हैं डियर। डेसिबल जो है क्या वो ध्वनि की यानी कि साउंड की इंटेंसिटी को बताती है। हॉर्स पावर यानी कि अश्वशक्ति जो है वो शक्ति की यूनिट है। समुद्री मील जो कि नौ संचालन में दूरी की इकाई है, या फिर सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। तो डियर बाकी सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सेल्सियस है वो गलत है, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
सेल्सियस में हम किसको मापते हैं, हम टेम्परेचर को मापते हैं, ताप को मापते हैं, ऊष्मा को नहीं नापते, ठीक है। तो जो चौथा जो ऑप्शन है डियर सेल्सियस वाला, वो गलत मैच किया गया है। सेल्सियस में हम ताप को यानी कि टेम्परेचर को मापते हैं, ना कि ऊर्जा को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर। ल्यूमेन किसका यूनिट है, ठीक है, ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ये ध्यान रखना डियर, जो ज्योति फ्लक्स होता है, जो लाइट फ्लक्स होता है, उसमें हम किसको वो किसका मात्रक कहलाता है डियर, ल्यूमेन जो है वो ज्योति फ्लक्स यानी कि लाइट फ्लक्स का मात्रक कहलाता है। तो कभी आपसे कोई पूछ ले कि ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है, तो ध्यान रखना डियर ल्यूमेन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है अपना, क्यूरी किसकी इकाई है, ठीक है, जो क्यूरी है डियर वो किसका यूनिट है, तो ये तो अपन बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो क्यूरी है डियर वो अपनी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी जो होती है वो क्यूरी उसका क्या होता है डियर, यूनिट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इतना हाईलाइट किया है, बहुत सी बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो उम्मीद है डियर कि फिर से रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो क्यूरी का ध्यान रखना है आपको कि क्यूरी किसका यूनिट होता है डियर, रेडियो एक्टिव धर्मिता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, पास्कल किसकी इकाई है, पास्कल, पास्कल किसकी इकाई होता है, पास्कल होता है डियर प्रेशर का। अपन ने 11th क्लास में कुछ थ्योरम पढ़ी थी, पास्कल का नियम पढ़ा था, बर्नौली की प्रमेय पढ़ी थी, हाइड्रोलिक लिफ्ट पढ़ी थी। तो जो पास्कल होता है डियर आपने पढ़ा है कि पास्कल जिसकी किस यूनिट होती है, पास्कल होती है दाब की इकाई, यानी कि पास्कल इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर आपका कैंडेला, कैंडेला किसका मात्रक होता है, ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब या फिर ज्योति तीव्रता। तो इसका आंसर है डियर ज्योति तीव्रता। तो जो कैंडेला है वो ध्यान रखना डियर, इंपॉर्टेंट चीज है ये, जो आपका कैंडेला है डियर वो ज्योति तीव्रता यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जूल निम्नलिखित की इकाई है। अभी आगे हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, उस फर्स्ट क्वेश्चन में ये था कि भाई कार्य की इकाई क्या है, तो उसका आंसर था जूल। तो मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जो जूल होता है वो कार्य और ऊष्मा दोनों की इकाई होता है, ऊर्जा, ठीक है। तो जो इसका आंसर है डियर ऑप्शन नंबर ए, जो ऊर्जा होती है डियर, ठीक है, ऊर्जा को एक कार्य के रूप में या कार्य को एक ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है भौतिक शास्त्र में। तो अगर हम कार्य को जूल में नाप रहे हैं तो फिर डियर जो हमारी एनर्जी है, जो हमारी ऊर्जा है, वो भी किस में नपेगी, जूल में नपेगी, ठीक है। क्योंकि जब अपन फिजिक्स में इसको डिफाइन करने बैठते हैं, मतलब जब अपन फिजिक्स पढ़ते हैं और अपन जानते हैं कि भाई कार्य किसे कहते हैं, व्हाट इज वर्क, या फिर ऊर्जा किसे कहते हैं, व्हाट इज एनर्जी, तो कहीं ना कहीं जब ऊर्जा को डिफाइन करते हो, एनर्जी को डिफाइन करते हो, तो डेफिनेशन वर्क की फॉर्म में ले जाते हो, और जब वर्क को डिफाइन करते हो तो डेफिनेशन को एनर्जी की फॉर्म में ले जाते हो। भाई कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते हैं, है ना, तो इस तरीके से डिफाइन करते हो। तो डियर कार्य जो है और ऊर्जा जो है उनका सेम ही यूनिट रहता है, और दोनों को ही जूल में यानी कि कैपिटल जे में अपन क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हर्ट्ज, हर्ट्ज जो है डियर उससे आप क्या मापते हो, ठीक है। हर्ट्ज जो है, जो एक यूनिट है HZ, जो एक वैज्ञानिक के नाम पे रखी गई है। तो डियर हर्ट्ज से हम किस चीज को मापते हैं, किस यूनिट है, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो डियर, जो हर्ट्ज होती है वो आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी को मापने का काम करती है। तो जब भी हम किसी फ्रीक्वेंसी को निकालते हैं, जब भी हम तरंगों की आवृत्ति को निकालते हैं, जब भी हम फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स कैलकुलेट करते हैं, तो हम उसकी यूनिट हमेशा हर्ट्ज लिखते हैं, H और Z बना देते हैं या कैपिटल H बना देते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर, विद्युत मात्रा की इकाई है, ठीक है। अब अपन करंट को काय में करते थे डियर, ठीक है, ऑब्वियसली एम्पियर में करते थे। ओम जो होता है वो रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध का काम करता है, कूलम, वोल्ट, ये सब अलग अलग यूज में आते हैं। तो जो विद्युत होती है डियर, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी करंट जो होता है, उसे हम हमेशा काय में निकालते थे डियर, एम्पियर यानी कि ऑप्शन नंबर ए में निकालते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डियर, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। आपने जो है 12th क्लास में पावर ऑफ लेंस पढ़ा था, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस में अपन को ये बताया जाता था कि भाई इसकी एक यूनिट होती है, ठीक है। और अपन सभी जितने भी अपन यूनिट्स यूज करते हैं वो सब SI सिस्टम वाली होती हैं, SI पद्धति वाली होती हैं। तो उसी तरीके से डियर जो आपकी डायोप्टर होता है वो लेंस की शक्ति यानी कि पावर ऑफ लेंस को मेजर करता है। तो जब भी पावर ऑफ लेंस अपन निकालते थे 12th क्लास में, तो हमेशा अपन उसकी इकाई और उसकी जो यूनिट होती है वो डायोप्टर लिखते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर डेसिबल, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो माय डियर जो डेसिबल होता है उसका यूज हम वातावरण में जो ध्वनि होती है, जो साउंड होता है, एटमॉस्फेरिक साउंड जो होता है, उसको फाइंड करने के लिए करते थे। तो जो आपका डेसिबल है डियर वो हमेशा किसका काम करता है, जो ध्वनि होती है, जो साउंड होता है, उसको नापने के लिए यूज में आता है, ठीक है।
क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसको प्रयोग किया जाता है। तो अगर ऐसे आ जाए तो ध्यान रखना डेसिबल को करते हैं, और अगर ऐसे कैसे पूछ ले कि डेसिबल किसे नापने में यूज किया जाता है, तो ध्यान रखना डियर कि वातावरण में जो ध्वनि होती है, जो साउंड होता है, उसको मापने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर आपका एम्पियर नापने की इकाई। अभी हाल ही पढ़ के आए हैं, ठीक है, जो विद्युत वाला क्वेश्चन था, करंट वाला क्वेश्चन था कि भाई विद्युत को काय में नापते हैं, करंट को काय में नापते हैं, तो आपने कहा था एम्पियर। तो अब मैंने उसी को उल्टा करके पूछ लिया डियर कि एम्पियर किसकी इकाई है, तो आपका आंसर आ गया है विद्युत यानी कि करंट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है। 11th क्लास में चलते हैं, जहां हमने हुक का नियम पढ़ा था, ठीक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक पढ़ा था, और वहीं हमने पढ़ा था कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो मात्रक होता है एसआई पद्धति में, वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, यानी कि डियर अपने को 4 ऑप्शंस दिए गए और अपन को बताना है कि इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वेक्टर यानी कि सदिश, सदिश राशि वह राशि होती है डियर जिसमें हमें दिशा और परिणाम दोनों के बारे में पता होता है। तो आपको ये बताना है कि ऐसा इन चारों में से कौन है जो सदिश नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा है डियर, तो इसमें से इसका आंसर जाएगा डियर द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान यानी कि मास एक ऐसी राशि होती है डियर जिसको हम सदिश नहीं कहते, जिसको हम अदिश कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमको इसके लिए डायरेक्शन की दिशा की जरूरत नहीं होती। फिजिक्स में अपन ने 2 राशियां पढ़ी हैं, सदिश और अदिश, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। सदिश राशि वो होती थी जो दिशा सहित यानी कि दिशा और परिमाण दोनों के बारे में बताती थी, और अदिश राशि फिजिक्स में वो होती थी डियर जिसमें हमें दिशा का पता नहीं होता था लेकिन परिमाण हमें मालूम होता था। तो द्रव्यमान इज वन ऑफ देम। द्रव्यमान वही होता है डियर कि द्रव्यमान में हमको दिशा की जरूरत बिल्कुल नहीं होती, हमें बस उसका जो वैल्यू होती है, जो परिमाण होता है, वो हमारे लिए सफिशिएंट रहता है। बाकी जो 3 है डियर उसमें हमें दिशा भी चाहिए और परिमाण भी चाहिए, लेकिन द्रव्यमान एकमात्र ऐसा है जिसमें हमको दिशा की जरूरत नहीं होती। इसलिए हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि कौन सी है। तो अदिश राशि का मतलब मैंने आपको अभी हाल ही जस्ट बताया है, जिसमें दिशा की जरूरत नहीं होती, केवल परिमाण चाहिए। तो डियर ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा, ऊर्जा में हमें दिशा की जरूरत नहीं है, हमें केवल उसका परिमाण यानी कि हमको केवल उसका परिमाण चाहिए, हमको उसमें दिशा की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर के इसमें से त्वरण ज्ञात करने का फॉर्मूला कौन सा वाला सही है। त्वरण का मतलब होता है डियर एक्सेलरेशन। जब समय के साथ वेग में परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, रेट चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो डियर अपन ने गति के 3 समीकरण पढ़े, और गति का पहला समीकरण आपने क्या पढ़ा था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी था, जिसमें v जो था डियर आपका, सॉरी u जो था आपका प्रारंभिक वेग था, v जो था अंतिम वेग था, a त्वरण और t टाइम था। तो अगर मुझे इसमें से त्वरण चाहिए तो मैं पहले तो क्या करूं, मैं u को इधर भेज दूं, तो u उधर आके हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे क्या बचेगा केवल at। अब मुझे फिर भी त्वरण चाहिए तो मैं क्या करूं, v माइनस यू ऐसे ही रहने दूं, और t को जो कि गुणा में बैठा है उसको बराबर के इधर फेंक दूं जिससे वो भाग में आ जाए। तो ये बन जाता है डियर। तो मेरा जो सही ऑप्शन बन गया है त्वरण के सूत्र का, वो क्या बना, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो मेरा ऑप्शन नंबर जो है डियर वो ए इसमें सही होगा। क्यों? क्योंकि गति का प्रथम समीकरण, उससे हमें पता चल गया कि कौन सा वाला सूत्र एक्सेलरेशन के लिए है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने इसको निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त करी जा सकती है। डियर संवेग का मतलब होता है मोमेंटम, वेग का मतलब होता है वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर अपन संवेग और वेग को ले, ठीक है, इनका अनुपात लें, अनुपात का मतलब रेशियो, तो ये रहा p और ये रहा v, तो क्या प्राप्त होगा। तो डियर मुझे ऐसा याद है कि जब p और v को लेते हैं तो हमेशा मैंने एक सूत्र पढ़ा है कि साहब p इक्वल टू एम वी होता है। ठीक है, मैंने हमेशा एक क्या सूत्र पढ़ा है, जैसे वो बोला ना कि संवेग और वेग का अनुपात, तो अनुपात चलो अपन ने ये ले लिया, तो क्या प्राप्त होगा। तो अपन ने एक सूत्र पढ़ा है साहब कि p इक्वल टू क्या होता है डियर, एम वी होता है, सॉरी p इक्वल टू क्या होता है, एम वी, संवेग है ना, रेखीय संवेग। तो अब अगर उसने बोला है कि p और v का अनुपात क्या होगा, तो ये रहा p और v को नीचे ले आओ, ये रहा v, बचा कौन अकेला, m। तो डियर m का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसमें,
द्रव्यमान। मतलब अगर अपन को इन दोनों का अनुपात निकालते हैं तो अपन को कौन सी राशि प्राप्त कर सकते हैं, अपन उसका द्रव्यमान, उस कण का, उस पार्टिकल का, उस ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान अपन प्राप्त कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमने बचपन से पढ़ा है कि जो संवेग होता है वो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो अगर मैं उस वेग को उधर ले आऊं तो बचता क्या है, फिर m बचता है। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज डियर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर। घूर्णन करती है गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, ठीक है, तो मेज के कोणीय संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑब्वियसली डियर उसका जो कोणीय संवेग है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगना कर दें तो उसका या उसकी, ऑप्शन 4 है, मतलब डियर कोई ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है, अब आपने उसकी वेलोसिटी को जस्ट डबल कर दिया, आपने उस वस्तु के वेग को दुगना कर दिया तो उसका त्वरण दुगना हो जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी, उसकी गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी हो जाएगी, या फिर जो उसका भार है वो दुगना हो जाएगा। तो डियर जब भी अपन किसी भी वस्तु के वेग को दुगना करते हैं तो सबसे पहले उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो जस्ट उसकी 4 गुना हो जाती है। तो इसका आंसर जो है डियर वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, सी सही होगा। ठीक है, तो जब भी वेग को दुगना करोगे तो काइनेटिक एनर्जी जस्ट और डबल यानी कि 4 गुना हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है। कोई पिंड है डियर, कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसका जो वेट है और जो उसका मास है वो डिफरेंट होता है, उसका द्रव्यमान और उसका भार अलग होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डियर इस ऑप्शन नंबर बी देखो, द्रव्यमान तो स्थिर रहता है ना, लेकिन जो भार है डियर वो परिवर्तनीय होता है। ठीक है, इसलिए उन दोनों में क्या होता है डियर, डिफरेंस होता है। ठीक है, मास जो होता है डियर वो कांस्टेंट रहता है, बट जो वेट है वो चेंज हो जाता है, इसलिए यहाँ पे दोनों में क्या पाया जाता है डियर, अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डियर, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, ठीक है, तो उत्पन्न त्वरण क्या होगा, उस फोर्स के व्युत्क्रमानुपाती होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, या उसका फोर्स से कोई लेना देना नहीं होगा, या फिर वो जीरो होगा। ठीक है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण यानी कि डियर किसी फोर्स के द्वारा जो किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा डियर, तो उस फोर्स का उस एक्सेलरेशन से क्या लेना देना होगा। तो नॉर्मल सी चीज है डियर, वो उसके कैसा रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, यानी कि अगर आप बल बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, आप बल कम करोगे तो एक्सेलरेशन भी कम होगा। तो अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है डियर कि अगर आप एक की वैल्यू को बढ़ाओगे तो दूसरे की भी बढ़े, एक की घटाओ तो दूसरे की भी घटे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल। ठीक है, अपन ने डियर न्यूटन की गति के 3 नियम पढ़े थे, तो उसमें तीसरा नियम जो था डियर वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम था, एक्शन रिएक्शन लॉ। तो उससे संबंधित बल को आपको डिफाइन करना है। हमेशा एक ही वस्तु पर लगने चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, यह बल का परिमाण बराबर होना जरूरी नहीं है, किंतु दिशा समान होनी चाहिए। यानी कि वो जो अपन ने एक्शन रिएक्शन लॉ पढ़ा था उसमें क्या चीज है, कौन सी कंडीशन है जो कंपलसरी है। ठीक है, क्या एक ही वस्तु पे हम फोर्स एक्ट करें, क्या हम दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्ट करें, या हमेशा ही अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए फोर्स एक्ट करने के लिए, या फिर जो मैग्नीट्यूड है उसका इतना कंपल्सन नहीं है, परिमाण की इतनी जरूरत नहीं है बराबर होने की, बस उनका डायरेक्शन, उनकी दिशा समान होनी चाहिए। तो डियर इसमें ये ध्यान रखो कि हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही वो लगे होने चाहिए, तभी तो एक्शन रिएक्शन होगा। ठीक है, एक ही पर आप कैसे एक्शन और रिएक्शन दोनों देख लोगे। तो एक्शन रिएक्शन लॉ होने के लिए जो बल है डियर वो हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, तभी पता चलेगा कि न्यूटन का गति का तीसरा नियम किस प्रकार कार्य कर रहा है। प्रतिक्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह भी हमने न्यूटन की गति के नियम में पढ़ा था, लेकिन कौन से नियम में पढ़ा था, तो माय डियर ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, जिसके बारे में हमने अभी हाल ऊपर चर्चा करी थी। ठीक है, एक्शन रिएक्शन लॉ वाला कि प्रतिक्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। जब हम जल में पानी में तैर पाते हैं तो वो न्यूटन की कौन सी वाले नियम के कारण, कौन से वाले न्यूटन के जो 3 नियम थे, ठीक है, तो उन 3 में से किस रूल के कारण हम जल में तैर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर सभी उसमें लग जाते हैं। तो ये ध्यान रखना डियर, वो तीसरा नियम है जिसके कारण ही जल में तैरना संभव हो पाता है, जिसके बारे में भी पढ़ा था, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ठीक है,
कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल बल यानी कि बाहरी बल कार्य करता है। ठीक है, तो ये किसने कहा था डियर कि मतलब अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में तो वो स्थिर ही रहेगी और अगर गतिमान अवस्था में तो वो गतिमान में ही रहेगी जब तक कोई बाहरी बल उस पर आरोपित ना किया जाए। मतलब अगर पंखा चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा और अगर पंखा बंद है तो वो बंद ही रहेगा। कब तक? जब तक आप उंगली ना करो, यानी कि अगर पंखा चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा जब तक आप बंद ना करो और अगर पंखा बंद है तो वो बंद ही रहेगा जब तक आप चालू ना करो। तो डियर ये जो कथन था वो था हमारे न्यूटन भाई साहब का। ये न्यूटन ने कहा था, जो विराम अवस्था का जो नियम है वो न्यूटन ने दिया था कि कोई भी वस्तु जो होती है डियर वो अपनी जिस अवस्था में वो उसी अवस्था में रहेगी। अगर वो गतिमान अवस्था में तो वो गतिमान में ही रहेगी और अगर वो स्थिर अवस्था में तो वो स्थिर में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। ठीक है, अगला देखते हैं, बल की परिभाषा को किसके आधार पर डिफाइन किया जा सकता है, यानी कि किस बल की जो डेफिनेशन है, जो फोर्स की डेफिनेशन है उसे इन चारों में से किसके बेसिस पर डिफाइन कर सकते हो। तो जितने भी बच्चों ने जो न्यूटन के गति के नियम पढ़े हुए हैं तो उन्हें पता है कि जो पहला नियम था वही था हमारा F=ma वाला। ठीक है, उसी में हमने जो न्यूटन का जो गति का जो नियम है पहला वाला, उसमें हमने बल के बारे में जान लिया था। ठीक है, कि बल क्या होता है। तो पहला जो डेफिनेशन बल का मिला था डियर वो न्यूटन की गति के प्रथम नियम से मिला था। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। न्यूटन के पहले नियम को क्या बोलते हैं, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसको इन चारों में से क्या बोलते हैं। ठीक है, आघूर्ण का नियम, ठीक है, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम या संवेग का नियम। तो माय डियर इसे जड़त्व का नियम यानी कि जो न्यूटन का जो पहला नियम है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, यानी कि जड़त्व का नियम भी उसे हम कहते हैं। ठीक है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। जो घोड़ा गाड़ी होती है डियर, ठीक है, तो वो उस पे कौन सा बल काम करता है, मतलब जो गाड़ी खींच रहा है घोड़ा तो वो किस बल के कारण जो है वो घोड़ा अपने आप को आगे बढ़ा पा रहा है। तो उसमें आंसर अपना डियर सीधा सिंपल रहता है कि पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल द्वारा। ठीक है, अपन को पता है कि एक बल हमारे द्वारा आरोपित होता है और एक बल हम पे आरोपित होता है। तो पृथ्वी जो घोड़े के पैरों पर बल आरोपित करेगी डियर, उसके कारण ही वो जो घोड़ा है उस गाड़ी को खींचने में सक्षम हो पाएगा। ठीक है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझा जा सकता है। ये अपन ने बचपन में 6th-7th क्लास में पढ़ा था कि भाई चलती बस में ब्रेक लगाएंगे तो आगे झुकेंगे और रुकी बस जब चलेगी तो अपन पीछे की तरफ झुकेंगे। तो डियर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये भी न्यूटन का पहला नियम है और इसी के द्वारा इस नियम को समझा जा सकता है। ठीक है, अगला देखो डियर, अब जैसे यहाँ पे 34 की सेशन था, अब वन लाइनर्स आएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी 34 क्वेश्चन की आज एक सीरीज करवा दी है। अब ये 34 क्वेश्चन हो तो गए हैं, लेकिन अब आपका एक छोटा सा काम यहाँ से शुरू होता है कि जैसे मैंने आपको क्वेश्चन ऑप्शन से कराए हैं, अब आप ऑप्शन से क्वेश्चन बनाओगे। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि न्यूटन का पहला नियम जो है वो इस यात्री वाला जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर सकता है। तो अब आप ये देखोगे इसको किस तरीके से आप पढ़ोगे कि न्यूटन का पहला नियम क्या क्या करने में सक्षम है। ठीक है, तो न्यूटन का पहला नियम क्या क्या करने में सक्षम है, इसको समझाने में सक्षम है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ों को बल को परिभाषित करने में सक्षम है। तो इस तरीके से डियर आपको उन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा और उम्मीद है डियर कि ये जो सेशन मैंने आप लोगों के लिए बनाया आपको अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चंस करने में मज़ा आ रहा होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए, मोर देन 100 क्वेश्चंस अपने साथ हैं। तो आप डेली जीएस का सेशन देखिएगा, जनरल साइंस का अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, केमिस्ट्री बायोलॉजी सारे मिक्स करवा के करवाऊंगी क्योंकि अब पेपर आ ही गए हैं आपके। तो एक बार देखने में सेशन कुछ नहीं जाता, वो क्वेश्चंस आपके दिमाग में बैठे रहेंगे। ठीक है, हाँ अब ये कर सकती हूँ मैं कि मैं ऑप्शन देने की बजाय मैं वन लाइनर्स फॉर्मेट में लेकर आऊंगी तो उससे समय बचेगा। ठीक है, क्या होगा, सीधा क्वेश्चन सीधा आंसर देखेंगे, फालतू चीजें देखेंगे ही नहीं, जो कन्फ्यूजन है वो होगा ही नहीं। तो अगला सेशन जो रहेगा वो वन लाइनर्स बेस्ड रहेगा, लेकिन जो आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा वो आपको इसी फॉर्मेट में मिलेगा, इसमें ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, तो चलो डियर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, ध्यान रखिए अपना, अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।